हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस और कांस्टेबल के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। इससे पहले हम वीडियो में बताया था कितनी वैकेंसी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। यदि आपने हमारे पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर देख लें। इससे पहले हम आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, हमने इस साइट को ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमें अप्लाई ऑनलाइन, ओटीपी एक्टिवेशन, कैंडिडेट लॉगिन, प्रिंट एप्लीकेशन और फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो वैकेंसी है उनके लिए फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, हमें किस तरीके से उनका फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम ये वेबसाइट ओपन करें उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में हमें क्या अपना कैंडिडेट का नाम डालना है, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है, कैंडिडेट की जन्मतिथि डालनी है। यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। कैंडिडेट का यहाँ पे हमें फुल नेम डालना है, कैंडिडेट की जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कैंडिडेट का फादर नेम डालना है, यहाँ पे मदर्स नेम डालना है, यहाँ पे लिंग चुनना है, मेल है या फीमेल है। यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे कंफर्म करा जाएगा। कैंडिडेट का आधार नंबर डालना है, कैंडिडेट की ईमेल आईडी, और यहाँ पे ईमेल सेम ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालोगे वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। उसके बाद है राष्ट्रीयता सिलेक्ट करी जाएगी। राष्ट्रीयता इंडियन है। जैसे ही हम यहाँ पे उसके ऊपर के बेसिक डिटेल्स को फिल करेंगे, उसके बाद ये हमसे 14 नंबर पर पूछेगा कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी। हाँ, यदि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद ये पूछेगा क्या आप SC ST OBC EWS DFF ESM HG श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण और या आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए आप यस कर देंगे। जिसकी भी एज ओवर गई, लेकिन फिलहाल सरकार ने इसमें 3 साल के, अभी हमें इसमें छूट प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद श्रेणी कैटेगरी, उसकी जो भी श्रेणी या कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। श्रेणी यस करने के बाद हमें यहाँ पे 14 नंबर बी में पूछेगा क्या मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश का प्राधिकारी, यानी जो भी मूल निवास प्रमाण पत्र इशू करता है, यहाँ पे उसका नाम चुना जाएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र कौन इशू करता है? तहसीलदार करता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र को जो इशू करता है वो तहसीलदार ही इशू करता है। मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि, यानी जिस दिन मूल निवास प्रमाण पत्र इशू हुआ है उसकी डेट यहाँ पे डालनी है। मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या डालनी है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रह रहा है वो आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। श्रेणी ओबीसी में है तो ओबीसी, जनरल में है तो जनरल। जैसे कि ओबीसी में है तो यहाँ पे ये श्रेणी प्रमाण पत्र करने वाला उत्तर प्रदेश है, ये भी तहसीलदार ही करता है। जाति प्रमाण पत्र और इसकी इशू डेट यहाँ पे हमें डालनी है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है। यहाँ पे आवेदन संख्या डालना है। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी से हैं तो इसको हम नो कर देंगे। क्या आप उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं? नहीं, कोई कर्मचारी नहीं। क्या आप होमगार्ड के न्यूनतम
3 वर्ष की सेवा की है, नहीं। क्या आप पहले से सैनिक में, नहीं। उसके बाद जो यहाँ पे शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशन इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम यहाँ पर डालना है। हाई स्कूल और 10th का वो डालना है, जैसे कि जो भी बोर्ड है हमारा वो बोर्ड डाल देंगे, और पासिंग करने की उत्तीर्ण वो डाल देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे किस रिजल्ट स्टेटस में क्या है, पास है, जो भी डेट है जिस डेट में वो पास हुआ है मार्कशीट वो डेट होती है वो डाल देंगे। उसके बाद हमें रोल नंबर डालना है और यहाँ पे मार्कशीट नंबर डालना है या सीरियल नंबर डालना है। ये डिटेल डालने के बाद उसके बाद हमें यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है क्या आपने यानी डेको CCNIT से कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, यदि क्या है यस कर देंगे, नहीं किया है तो नो कर देंगे। क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए सेना में काम किया है, नहीं। उसके बाद इसको भी नो कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे जो कैंडिडेट है जो अप्लाई कर रहा है, हमने यहाँ कैंडिडेट का जो एड्रेस है वो फिल कर लेना है। कैंडिडेट का यहाँ पे एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे जिस कैंडिडेट का सेम एड्रेस है तो हम सेम यहाँ पे दोनों एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। अभी हम यहाँ पे कैंडिडेट का एड्रेस फिल कर देते हैं। जैसे ही हम कैंडिडेट का एड्रेस फिल करेंगे उसके बाद में जो हम डिटेल हमने भरी है उन डिटेलों को एक बार चेक कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक का नाम, आवेदक का पूरा नाम, आवेदक की जन्म तिथि, फादर नेम, मदर नेम, लिंग, मोबाइल नंबर, मेल ID, आधार नंबर। उसके बाद जो भी डिटेल हमने यहाँ पे आवेदक की भरी है उनको सबको एक बार चेक करने के बाद फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन घोषणा पे हम यदि हमारी सारी डिटेल सही हैं तो हमें सभी डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ये कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद हमें यहाँ पे अगर सारी डिटेल हमारी सही है तो हमें सबमिट एंड नेक्स्ट OTP एक्टिवेशन पर क्लिक करना होगा। यदि हम इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो एडिट रिकॉर्ड पर क्लिक करना होगा। हमारी सारी डिटेल सही है तो हमें सबमिट एंड नेक्स्ट OTP पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस आ जाएगा यूपी पे, आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर कैंडिडेट, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आया हुआ है। आपका प्रारंभिक पंजीकरण UPPRB पोर्टल में गया है और आपके लिए एक खाता बनाया गया है। नीचे दिए गए बटन को लॉगिन करने और अपने ऑनलाइन पंजीकरण को पूरा करने के लिए प्रयोग करें। उसके बाद यहाँ पे यह हमारा जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। उसके बाद हम यहाँ पे एक्टिवेट थ्रू OTP, अभी जो है हमें जो रजिस्ट्रेशन हमने किया इस रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट करेंगे OTP के द्वारा। जैसे ही OTP हमारे मोबाइल नंबर पर भेजा जा चुका है, हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो इसमें आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट करने से यहाँ पे नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो OTP यहाँ पे आया है वो OTP डालना है। उसके बाद जब हम एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे OTP डालने के बाद कैप्चा डालने के बाद हम एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। ये पे हमें इनवैलिड DOB और एक्टिवेट बता रहा है। जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो हमारा पंजीकरण संख्या है वो एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद अब हमें एक्टिवेट करने के बाद ये लॉगिन कर लेना है। उसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जो इसका पेमेंट शुल्क है वो 400 रुपये है, वो अमाउंट पे कर देना है। यहाँ पे अमाउंट पे करेंगे। आप अमाउंट इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हैं और UPI के द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना अमाउंट UPI के द्वारा कर रहा हूँ और मैं QR कोड जनरेट करके अमाउंट पे कर रहा हूँ। UPI के द्वारा कर सकते हैं और UPI ID डाल के भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे UPI को वेरीफाई करेगा, उसमें थोड़ा टाइम लेगा। जैसे ही हमारी UPI की वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद हमारा अमाउंट डेबिट हो जाएगा। हमारे पास जो फ़ोनपे पे या गूगल पे जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हो उस पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस नोटिफिकेशन को आने के बाद आपको पे करना है। जैसे ही आप पे करोगे तो
वो क्लियर हो जाएगा वहाँ से। जैसे ही यूपीआई वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद हमें पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ये टाइमर आ जाएगा 2 मिनट 53 सेकंड का, जो और आपके फ़ोन पे पर एक पॉपअप गया होगा ये अमाउंट पे करने के लिए। जैसे ही आप वहाँ से पे करोगे, पे करने के बाद आप जैसे ही उसमें अपना पिन डालोगे, जो भी आपको यूपीआई पिन है, यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आपके वहाँ से पेमेंट सक्सेस होगा फ़ोन पे या गूगल पे से, जिस भी यूपीआई आईडी से किया, ये थोड़ा टाइम लेने प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आपकी पेमेंट को सक्सेस कर देगा। देखिए अब हमारा पेमेंट ये सक्सेस हो गया है। 4 से 5 सेकंड का टाइम लगता है पेमेंट कटने के 4 से 5 सेकंड बाद ये हमारे पेमेंट को वेरीफाई करता है, ऑटोमेटिक हमें रिडायरेक्ट पेज पर ले जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। जो भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट का फ़ोटो सिग्नेचर, कैंडिडेट की 10वीं 12वीं की मार्कशीट, कैंडिडेट का ओबीसी SC ST या EWS सर्टिफिकेट, कैंडिडेट का निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद हमें फाइनल सबमिट करना होगा। चलिए पहले हम इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अपलोड कर देते हैं। कैंडिडेट का जो फ़ोटो है वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है वो 5 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। हाई स्कूल की मार्कशीट 20 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, और इंटरमीडिएट की मार्कशीट 20 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। ऐसे ही आपके EWS OBC SC ST सर्टिफिकेट भी 20 से 100 KB के बीच में होने चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी 20 से 100 KB के बीच में होने चाहिए। चलिए अब हम इनके डॉक्यूमेंट को हमने स्कैन कर लिया है, अब आपको अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट करके दिखाते हैं। कैंडिडेट के फ़ोटो सिग्नेचर हमने अपलोड कर दिए हैं। अब कैंडिडेट के हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्कशीट भी अपलोड कर देते हैं। अब हम इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। कैंडिडेट का OBC SC ST या EWS सर्टिफिकेट, जिसको हम कास्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ये अपलोड कर देते हैं। अब कैंडिडेट का जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। यहाँ से हम फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही फाइनल सबमिट और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारा एप्लीकेशन कम्प्लीटली पूरी तरीके से फिल हो चुका है, भर चुका है, और हम यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन पर प्रिंट करने के बाद यहाँ से हम इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।